दोस्तों नमस्कार। अगर कोई आत्महत्या करने की ठान ही ले तो उसको कौन बचा सकता है। शायद भारत की राजनीति में आजकल ऐसा ही कुछ चल रहा है। 2024 के अगर हम देखें आम चुनाव शुरू हो चुके हैं और आज इंडिया गठबंधन की रैली हुई और दुख की बात यह है कि इस रैली में भी पिछले 10 महीनों के बाद भी अभी तक जिन चीजों का इंतजार था उसका कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में सारे लोग किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। अगर हम चुनाव का विश्लेषण भी देखें तो करीब 40% वोट ऐसे हैं जो मोदी के साथ हैं। करीब 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार मोदी का साथ नहीं दिया था। कहने का मतलब यह है कि जिनकी आइडियोलॉजी मोदी से या बीजेपी से मेल नहीं खाती, या तो वो लोग घर में बैठे रहे या उन्होंने मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों में वोट दिया। यही लोकतंत्र है और इसी बात की जरूरत है किसी भी लोकतंत्र में, ताकि ये पता लग सके कि कौन लोग सरकार के साथ हैं, कितने लोग सरकार के साथ हैं और कितने लोग विपक्ष के साथ हैं। दोनों का मिलके ही डेमोक्रेसी होती है, सिर्फ सत्तारूढ़ दल से डेमोक्रेसी नहीं चलती। लेकिन दोस्तों, इस समय मोदी विरोधी जो वोटर है वो बहुत परेशान है। वो क्यों परेशान है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, वो क्यों दुखी है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि आज भी जो इंडी गठबंधन की जो रैली हुई है उसने बहुत मायूस किया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आज अखबारों को उठा के देखें या सोशल मीडिया पे देखें तो जो सबसे ज्यादा तस्वीरें इस समय चर्चित हैं इंडी गठबंधन की रैली की, तो वो है खाली कुर्सियों की तस्वीरें। खाली कुर्सियां ऑडियंस की नहीं, खाली कुर्सियां उन लोगों की जिन कुर्सियों पे उन नेताओं के नाम है जो भ्रष्टाचार के आरोप में इस समय जेल में। और सोशल मीडिया की जो चर्चा है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। जो कुर्सियां खाली हैं इसका मतलब ये लोग सब जेल में हैं और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। और जो लोग जेल से बाहर हैं और जो मंच पे हैं, ये लोग कौन हैं? तो बहुत सारी जगह पे ये कमेंट मिला कि ये लोग वो हैं जो बेल पे बाहर हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संबंधित एक पॉलिटिकल डायमेंशन को बताता है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो इस गठबंधन की है कि इसमें परिवारवाद वाली पार्टियों की मेजॉरिटी है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है ये प्रूव करना कि क्या ये वास्तव में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, जिनकी इंटरनल डेमोक्रेसी ही एग्जिस्ट नहीं करती है और जिनकी पार्टियों में पिछले कई दशकों में, यानी कि जब से ये पार्टियां बनी हैं, फाउंडर के अलावा आज तक कोई और व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना है। या तो फाउंडर उसके पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं या उनका बेटा या परिवार का कोई और सदस्य। परिवार के बाहर ये पार्टियां नहीं जा पाई हैं। तो ये लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर। इस बात को हमें समझना होगा। साथ दोस्तों, इस बात को और देखना होगा कि आज मुद्दे क्या है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी या मोदी को वोट देना नहीं चाहते। मैं जब ऐसे लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि विजय, आज समस्या इस बात की है कि हम किसको वोट दें। अगर हम मोदी को वोट नहीं दें तो हमें लगता है कि हमारा वोट बेकार जा रहा है। कारण बहुत सिंपल है, जो उन्होंने गिनवाए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी को हटा के हम किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मोदी को हटा के हम किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, इंडी गठबंधन ने आज तक उस व्यक्ति का या उस पर्सनैलिटी का नाम नहीं बताया ताकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शायद ऑपोजिशन को ये लगता है कि जनता जो होती है वो झुंड को या एक गठबंधन को वोट देती है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक लीडर होता है, उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसके पीछे पार्टी होती है।
जनता उस लीडर को वोट देती है ये सोच के कि गठबंधन और पार्टी उसका साथ देगी। अनफॉर्चुनेटली ना यहां पे कोई लीडर दिखाई दे रहा है और ना उस पार्टी के पीछे खड़ा हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। जितने भी ये नेता हैं, ये परिवारवाद वाली पार्टी के नेता हैं, इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन कहां है, आज ये भी सवाल उठ रहा है। इनमें से कितने लोग हैं जिनके कार्यकर्ता आज जमीन पर उतरकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गठबंधन की पॉलिसीज कहां है। अब सवाल इस बात का है कि जब पॉलिसीज बनी ही नहीं, कहां है पॉलिसी डॉक्यूमेंट? मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा है तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब पॉलिसीज बनी ही नहीं तो पार्टी का कार्यकर्ता क्या कैंपेन करेगा, वो कैसे लोगों तक जाएगा, किस विचारधारा को लेके जाएगा कि हम क्यों इस गठबंधन का साथ दें। आज उनकी ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किसको वोट दें। अगर मोदी को हमें नहीं देना है, बीजेपी को नहीं देना है, तो किसको दें? ना तो कोई लीडर दिख रहा है, ना उस लीडर के साथ कोई संगठन दिख रहा है, ना उस संगठन की कोई किसी भी तरह की विचारधारा दिख रही है, ना उनका कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिख रहा है। हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कंफ्यूजन मुझे लगता है कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से शायद अभी तक नहीं हुआ। ये बात आज सबसे बड़ी चिंता की है कि जो मोदी विरोधी वोटर है वो किसको वोट दे, क्या वो नोटा को दे? आज सवाल इस बात का आ गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि जो आज रैली हुई है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 4 खाली कुर्सियां रखकर जो चीज लोगों को छुपानी चाहिए थी कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के दाग हैं, अनफॉर्चुनेटली इस गठबंधन की आज रैली ने यह बता दिया है कि इनके 4 नेता ऑलरेडी जेल में हैं, उनकी कुर्सियां खाली। क्या ये चीजें डिस्प्ले करने की होती हैं? कौन इनको गाइड कर रहा है? जबकि इनको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में वो नहीं होता जो आप सोचते हैं, सोशल मीडिया में वो चलता है जो जनता सोचती है। शायद इस गठबंधन के नेताओं को ये लगा होगा कि हम अपने सारे नेताओं के सम्मान में कुर्सियां लगाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि मोदी ने हमारे 4 लोगों को जेल में डाल दिया। हकीकत यह है कि मोदी को जेल में डालने का अधिकार ही नहीं है, ये जनता भी जानती है। अगर वो उनको जेल में डाल दिया है तो वो बेल के लिए कोर्ट क्यों नहीं गए, और अगर वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने उनको बेल क्यों नहीं दिया? आज सवाल इस बात का है। और जो बात अभी तक शायद खुल के नहीं आ रही थी, आज की इन खाली कुर्सियों ने जनता के बीच में उस बात को और पूरी तरह से उजागर कर दिया है। क्या ये एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी थी? क्या इंडी अलायंस को लगता है कि ये एक समझदारी का काम था? मुझे नहीं लगता। शायद ये कलयुग की रामायण बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे भरत ने सिंहासन को खाली रखा और उस पर रामचंद्र जी की खड़ाऊ रख के पूरा 14 वर्ष तक शासन चलाया। क्या ये सभी इंडी गठबंधन के नेता जेल गए हुए लोगों के जूते लाके इन कुर्सियों पे रखेंगे? क्योंकि खड़ाऊ तो इनमें से कोई पहनता नहीं। केजरीवाल शायद चप्पल पहनते हैं, बाकी लोग शायद जूते पहनते होंगे, तो उनके जूते चप्पल इन कुर्सियों पे रखे जाएंगे और इनके पार्टी के अनुयायी, इनकी पार्टी के नेता जहां जहां सत्ता में हैं, क्या वो वहां बैठकर इनके जूते चप्पल को देख के सरकार चलाएंगे? ये 4 खाली कुर्सी रखने का औचित्य क्या था, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी प्रोसेसिंग के, इस पूरी जो गठबंधन की जो रैली हुई है इसको लेकर कि आज तक ये अपना नेता क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे। क्या राहुल गांधी इनको पसंद नहीं है, या इनको केजरीवाल पसंद नहीं है क्योंकि इनको लगता है अब तो जेल चले गए तो चलिए केजरीवाल का नंबर कट गया? राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं है? इंडी गठबंधन ये बात खुल के क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा एकमात्र, अगर मैं ये कहूं कि नेशनल पार्टी अगर कोई है
तो वो बात आती है कांग्रेस पे। तो नेशनल पार्टी के लीडर को एक्सेप्ट करने में बाकी रीजनल पार्टीज को प्रॉब्लम क्या है? या वो ये चाहते हैं कि नेशनल पार्टी जो कांग्रेस है, हम उसके लीडर को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं किसी रीजनल पार्टी का लीडर प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो। अगर ऐसा है तो जब दलगत राजनीति की हम बात करते हैं तो क्या लालू प्रसाद यादव तमिलनाडु की जनता को एक्सेप्टेबल होंगे? क्या अखिलेश यादव केरल की जनता के लिए एक्सेप्टेबल होंगे? क्या शिवसेना के लोग बंगाल में एक्सेप्टेबल होंगे? या ममता बनर्जी को बिहार की जनता और महाराष्ट्र की जनता एज ए लीडर एक्सेप्ट करेगी? क्या ये हो सकता है? अगर ऐसा है, इनमें से जो सबसे बड़ा दावेदार है और जिसकी छवि सबसे अच्छी है, मुझे लगता है इंडी गठबंधन को उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की दौड़ में रखना चाहिए था। कम से कम जो मोदी विरोधी वोटर है उसको पता तो लगता कि उसका मुकाबला या उसका समर्थन किसको है। ये बात आज बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, लोग घर से निकलेंगे, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे, रास्ते भर घर से लेकर वोट डालने तक जो भी 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का टाइम लगता है, उसमें शायद लोगों को ये सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि हम किसको वोट दें ताकि हमारा वोट व्यर्थ ना जाए। क्या आज भारत में इंडी गठबंधन ने ऐसा विकल्प दिया है जिससे देश की जनता को लग सके कि उनका वोट व्यर्थ नहीं है? सवाल आज इस बात का है। इसका मतलब यह है कि आप कितना भी कैंपेन कर लें, जब लोग घर से निकलेंगे वोट के लिए और जब तक वो बैलेट पेपर या वोटिंग मशीन पे बटन नहीं दबा देते हैं, तब तक उनके दिमाग में यही चलता होगा कि हमको किसको वोट देना है। ये बात सही है कि कुछ एकदम कमिटेड वोटर्स होते हैं, जिसको बीजेपी को देना है, आप कुछ भी कर ले, हारे या जीते उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बीजेपी को देंगे। ऐसे बहुत सारे होंगे जो बीजेपी को नहीं देंगे, किसी भी स्थिति में ऑपोजिशन को ही देंगे। लेकिन एक और सेगमेंट है जो पॉलिटिकली सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो है मिडिल पाथ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेंस सिटर है, करीब 20 से 25% ऐसे वोटर होते हैं जो ये देखते हैं कि नीति किसकी अच्छी है, नेता किसका अच्छा है, राष्ट्र के लिए कौन काम करेगा, उसके अपने जस्टिफिकेशन और लॉजिक है, वो उसको देख के वोट करता है। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो उन लोगों के लिए खड़ी हो गई है। एक तरफ मोदी और बीजेपी का कैंपेन है, क्लैरिटी है, सब कुछ कैंपेन तरीके से चल रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है, ना कुछ और, जिसके कारण एंटी मोदी वोट को भरोसा हो कि वो हमें सही रास्ते पे ले जाएंगे, या हम अगर मोदी को हटा के नया प्रधानमंत्री ला रहे हैं तो वो देश को और समाज को सही दिशा में ले जाएगा। आज ऐसा कोई व्यक्ति ऑपोजिशन में नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है एंटी मोदी वोटर्स के लिए। आपका क्या कहना है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि एंटी मोदी वोटर या जो मोदी को वोट नहीं देना चाहते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, उनको किसको वोट देना चाहिए? क्या आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ये पहुंचाने का मैसेज कोशिश करिए कि क्या ऑपोजिशन मोदी के खिलाफ कोई भी लीडर नहीं दे सकते, ताकि जो बचे हुए 60% वोट हैं हम उनको एक दिशा दे सके, ताकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वोट दें। नहीं तो जो बीच के लोग हैं, 20-25% जो वोट हैं, अगर वो बीजेपी के पास चले जाते हैं तो 400 पार का जो बीजेपी का सपना है शायद वो पूरा हो जाएगा। अब ये तो ऑपोजिशन के हाथ में। हाँ, कुछ लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि बीजेपी ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया, उनको स्पेस देनी चाहिए। मेरा एक ही सवाल है, अपने कॉम्पिटिटर के लिए कोई सिंपैथी रखता है? अगर आप रूलिंग पार्टी को गाली देंगे, उसके नेताओं को गाली देंगे, उनको आप हर जगह नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो क्या आप बदले में ये उम्मीद करेंगे कि वो उनके साथ सॉफ्ट हों, इनके साथ सहानुभूति रखें? मुझे तो नहीं लगता। ये लड़ाई बहुत डिफाइंड है। मैं लड़ाई इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि आइडियोलॉजिकल लड़ाई, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज का रास्ता नहीं दिख रहा है। कौन आइडियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज करने वाला है, मुझे नहीं पता। आप अपना विचार रख सकते हैं कि क्यों विपक्षी दल आज तक मोदी के खिलाफ कोई नेता क्यों नहीं डिफाइन कर पाए। क्योंकि अगर नेता डिफाइन होता तो पॉलिसी डिफाइन हो जाती, प्रोग्राम डिफाइन हो जाती, एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन मिलता। इसका मतलब ऑपोजिशन में लीडरशिप क्राइसिस है। तो सवाल इस बात का है कि ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं दे पा रहा है उनका एक कॉमन लीडर। दूसरा, क्या हर ऑपोजिशन लीडर चाहता है कि उसको लीडर डिक्लेयर किया जाए? इसका मतलब एक दूसरे के वो सहयोगी हैं या कॉम्पिटिटर हैं? आपका क्या सोचना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।